हेलो दोस्तों। तो देखिए, जैसा कि हम लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था महंगाई यानी मुद्रास्फीति। ठीक है। तो महंगाई वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ और वो बचे हैं कंसेप्ट, तो उनको हम जो है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो है इसमें क्वेश्चन दिया है, असंगत सुमेल का चयन कीजिए। इसमें असंगत चुनना है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो गलत मैचिंग है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, पहला जो वो है मुद्रास्फीति के प्रकार, इसमें दिया है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इसका हिंदी में से कहते हैं रेंगती हुई महंगाई। तो ये जो है इसके आगे डेफिनेशन दी है कि अति निम्न मुद्रास्फीति सामान्यतः, यहाँ कॉमा है, अति निम्न मुद्रास्फीति सामान्यतः विकसित देशों में पाई जाती है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है उसकी डेफिनेशन यही होती है कि बहुत कम मुद्रास्फीति, यानी कि 1 या 2% मुद्रास्फीति है, बस 1 या 2% महंगाई दर है। इसमें होता क्या है नुकसान, इसमें ये होता है कि बहुत आर्थिक विकास भी बहुत स्लो होता है। ठीक है। तो देखिए, आर्थिक विकास के लिए आपने पढ़ा था कि आर्थिक विकास के लिए थोड़ी बहुत महंगाई जो है वो जरूरी है, ताकि सब लोग जो है मोटिवेटेड होते रहे। अब अगर एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया था कि भाई एक कोई वस्तु है, तो जो उसका बनाने वाला है, मैन्युफैक्चरर है, उसके लिए आज उसे जो है 10 रुपये मिल रहे हैं, और अगर उसे 10 साल बाद या 5 साल बाद भी उसी सेम वस्तु के लिए 10 रुपये ही मिलते रहेंगे, तो वो जो है डीमोटिवेट होगा। वो कहेगा यार मैं बनाना ही बंद कर देता हूँ, इसमें फायदा नहीं है। तो यानी कि उस वस्तु के लिए उसे जो है, भाई 5 साल बाद अगर हम बात कर रहे हैं 5 ईयर की, या सब चलिए कम ही साल की बात करते हैं, 2 साल की, 2 ईयर की, तो 2 साल की बात करते हैं तो उसे कम से कम इसका 20 रुपया तो मिल ही जाना चाहिए। ठीक है। या फिर 20 नहीं तो 12 रुपया तो मिले, तब वो मोटिवेट रहेगा कि हाँ चलो यार कुछ तो फायदा हो रहा है। तो इसीलिए जो है मुद्रास्फीति जरूरी भी होती है। लेकिन विकसित देशों में क्या होता है, विकसित देशों में आर्थिक विकास बहुत हद तक पूरा हो चुका है, सब कुछ वो पा चुके हैं, तो वहां पर जनरली जो है मुद्रास्फीति बहुत ही लो रहती है। ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि वहां पर मुद्रास्फीति लो रहती है। और रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहाँ की खासियत है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहाँ की खासियत है, ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहाँ की खासियत है विकसित देशों की। और इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो अति निम्न मुद्रास्फीति। ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दूसरा कंसेप्ट जो दिया गया है, वॉकिंग इन्फ्लेशन। तो वॉकिंग इन्फ्लेशन जो दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है कि भाई मुद्रास्फीति दर एक अंक में होती है, लेकिन थोड़ी तेज होती है इससे क्रिपिंग से। यानी कि मान लीजिए 5% के लगभग होती है, यानी महंगाई दर जो है 5% है, और विकासशील देशों में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। तो ये ध्यान रखिए कि ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है वॉकिंग इन्फ्लेशन की, यानी कि चलती हुई इन्फ्लेशन, चलती हुई इन्फ्लेशन, चलती हुई महंगाई। तो इसमें जो है महंगाई दर एक अंक में होती है, 5% होगी, 6% होगी, जो भी होगी, 7 होगी, लेकिन 10 नहीं होगी। 10%, 10% जो है 2 अंक में हो गया है, 10% से ऊपर नहीं होगी, 10% से नीचे ही होगी, तो एक अंक में होगी। वो एक अंक में होती है, विकासशील देशों के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, बिल्कुल ठीक है। फिर अगला स्टेटमेंट है रनिंग इन्फ्लेशन, यानी दौड़ती हुई महंगाई। तो दौड़ती हुई महंगाई में क्या है कि मुद्रास्फीति दर 2 अंकों में होती है। ठीक है। अब जैसा इसमें हमने कहा था कि वॉकिंग इन्फ्लेशन में 10% से कम होनी चाहिए, इसमें जो है मुद्रास्फीति दर 2 अंकों में होती है। ये बिल्कुल ठीक बात है, तभी जो है दौड़ती हुई इन्फ्लेशन कही जाएगी। आर्थिक विकास में बाधक है, ये दोनों चीज़ें ठीक है इसके बारे में। तो ये भी सही मैच है, ये भी सही मैच है, ये भी। आप डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। एक्चुअली मैं आपको जो है कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। ठीक है। तो इसको ठीक से पढ़िए आप। फिर है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, इसे गोते लगाती अर्थव्यवस्था भी, मुद्रास्फीति भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। मुद्रास्फीति 2 अंकों में होती है, परंतु उच्च स्तर की ओर अग्रसर। गैलोपिंग इन्फ्लेशन की सही डेफिनेशन यही है। ठीक है। गैलोपिंग यानी ऐसे ऊपर नीचे होती है, गैलोपिंग गोते लगा रही है, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, लेकिन ये दर जो है उच्च होगी बहुत। फिर है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, कागजी मुद्रा पर नागरिकों का भरोसा बढ़ जाता है, ये गलत चीज है।
बढ़ता नहीं है, घट जाता है। यानी कागजी मुद्रा जो है उसमें, उस पर नागरिकों का भरोसा घट जाता है। हाइपर का मतलब बहुत तेज, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन है। यानी कि हो सकता है 20% महंगाई दर हो, 30% हो, 40% हो, कितनी भी महंगाई दर हो सकती है, बहुत ज़्यादा हाइपर। तो ऐसे में क्या होगा, इतनी महंगी आएगी चीज़ें कि करेंसी की वैल्यू, पता लगा आप 1000 रुपया लेके गए, चलिए 2000 का नोट लेके गए मान लिया, ठीक है, 2000 रुपये लेके गए आप, और आपको जो है केवल एक ब्रेड का पैकेट मिल रहा है, तो आपको क्या होगा, आप सोचेंगे यार इस करेंसी की कोई कीमत है नहीं, एक ब्रेड का पैकेट मिल रहा है मात्र। तो इसे कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। जिम्बाब्वे में ऐसा हुआ था 2008 में। जिम्बाब्वे में इस तरीके की घटना हुई थी। जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे में क्या हुआ था कि वो लोग जो है बोरी भर के पैसा ले जाते थे, एक बोरी में पैसा भर के ले जाते थे, और उससे जो है वो बहुत थोड़ा सामान लेके आते थे, केवल दूध और ब्रेड ही लेकर आ पाते थे। तो वहां पर जो है करेंसी की कीमत बहुत ज्यादा गिर गई थी। तो यहाँ ध्यान रखिए, कागजी मुद्रा पर नागरिकों का भरोसा घट जाता है, बढ़ता नहीं है, इसीलिए जो ये गलत हो जाएगा। इसमें लिखा है बढ़ जाता है, जबकि घट जाता है कागजी कागजी मुद्रा पर। तो असंगत सुमेल चुनना था हमें, तो ये हमारा जो है यही है आंसर हमारा, वैसे ये हो जाएगा। लेकिन बाकी सब जो है स्टेटमेंट और इनके जो विशेषता हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से स्टैगफ्लेशन के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। स्टैगफ्लेशन, तो स्टैगफ्लेशन वह स्थिति होती है जब मुद्रास्फीति भी हो, यानी महंगाई दर भी हो, मुद्रास्फीति, ठीक है, यानी महंगाई भी हो, साथ में आर्थिक मंदी भी रहती हो। तो केवल और केवल मुद्रास्फीति ही नहीं, आर्थिक मंदी भी साथ में हो। तो यानी कि ये दिया है, इस स्थिति में उच्च मुद्रास्फीति के साथ आर्थिक मंदी भी रहती है, ये स्टेटमेंट ठीक है। स्टैगफ्लेशन, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई, क्वेश्चन यही देते कि भाई ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें उच्च मुद्रास्फीति भी रहती है और आर्थिक मंदी भी रहती है, तो उस स्थिति को कहा जाएगा स्टैगफ्लेशन। जनरली क्या होता है, मुद्रास्फीति जब रहती है तो लोग जो है मोटिवेटेड होते हैं काम करने के लिए। यानी कि कीमतें बढ़ रही हैं, अगर आप खुद ही सोचें, अगर कीमतें बढ़ रही, जैसे जमीन की कीमतें बढ़ रही हैं, तो आप सोचेंगे जमीन खरीद लूं। तो वही चीज सेम होती है कि भाई जब कीमतें बढ़ रही होती तो लोग जो है मोटिवेटेड होते हैं, मोटिवेशन रहता है काम करने के लिए। ठीक है, आपको ही अगर मान लिया जैसे आपके घर में आपको कहा गया कि भाई जाओ एक दूध का पैकेट ले आओ, आपकी मम्मी ने कहा कि भाई जाओ एक दूध का पैकेट ले आओ, आपको 10 रुपये मिलेंगे उसके ऊपर कमीशन, 10 रुपये कमीशन मिलेगा आपको। तो आप जो ले आएंगे तुरंत फटाफट भाग के, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये कहा कि भैया दूध का पैकेट ले आओ, आपको 1 रुपया कमीशन मिलेगा, तो आप मना कर देंगे, कह देंगे नहीं मुझे नहीं जाना है, धूप है, या जो भी कुछ है बहाना ढूंढ के। तो ध्यान रखिए, कीमतें जब बढ़ती हैं तो उसकी वजह से जो है आर्थिक मंदी नहीं रहती है, उसकी वजह से आर्थिक विकास होता है। मगर स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, उच्च मुद्रास्फीति के साथ साथ आर्थिक मंदी भी रहती है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, इस स्थिति में उच्च मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी दर भी अधिक होती है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को पढ़िए जरा, कि इस स्थिति में उच्च मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी दर भी रहती है। तो ध्यान रखिए, अगर आर्थिक मंदी है तो बेरोजगारी भी रहेगी। तो स्टैगफ्लेशन कौन सी स्थिति होती है, जब मुद्रास्फीति भी हो, प्लस आर्थिक मंदी भी हो, प्लस बेरोजगारी दर भी हो। तो यानी कि इसका जो है क्या सही हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं। ये डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कंसेप्ट, ठीक है, जो कि क्वेश्चन आंसर के माध्यम से है, ताकि बोरिंग ना हो क्लास, हर क्लास एक जैसी ना हो। ठीक है, तो आप पढ़िए ध्यान से। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें ये कहा गया है इसमें केवल वस्तुओं की महंगाई मापी जाती है, सेवाओं की नहीं। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि इंडेक्स में क्या होता है, सूचकांक में बेसिकली क्या होता है। जैसे भाई अब ये थोक मूल्य सूचकांक है, होलसेल प्राइस, तो इसमें ऐसा होता है कि कंपनी के स्तर पर ही वस्तुओं को जो है मार्केट से उठाया जाता है, और उनकी जो है महंगाई, उनके अंदर जो है उनकी कीमतों में वृद्धि कितनी हो रही है,
वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि चेक की जाती है, तभी तो हमें पता चलेगा कि भाई कीमत में वृद्धि हो रही है कि गिरावट हो रही है। और उसी को जो है उसी को कहा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें केवल वस्तुओं की महंगाई मापी जाती है, सेवाओं की नहीं। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह देंगे कि भाई डब्ल्यूपीआई जो है उसमें केवल वस्तुओं की महंगाई मापी जाती है, सेवाओं की नहीं, तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट रहेगा। फिर अगला है इसका आधार वर्ष 2011-12 है। अब आधार वर्ष का मतलब क्या है कि भाई किसी वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है, तो उसके लिए कोई तो बेस लिया जाएगा, कोई बेस होगा कि भाई ठीक है, जैसे इसमें दिया गया आधार वर्ष 2011-12, तो यानी कि 2011-12 बजट ईयर है ये। 2011-12 बजट ईयर में अगर किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए थी, आज उस वस्तु की कीमत 15 रुपए है, तो यानी कि उसका रेट जो है बढ़ा है, उसकी कीमत बढ़ी है। ठीक है, तो यही होता है बेस ईयर का कंसेप्ट। तो कोई आधार वर्ष लिया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन केवल इतना ही पूछा जा सकता है पीसीएस में कि डब्ल्यूपीआई के लिए आधार वर्ष क्या है। तो ध्यान रखिए, डब्ल्यूपीआई के लिए आधार वर्ष है 11 और 12, 2011-12, इसको बजट ईयर है ये 2011-12 ऐसे। और फिर तीसरा स्टेटमेंट क्या है, डब्ल्यूपीआई सूचकांक आरबीआई द्वारा भारत में महंगाई दर नापने के लिए प्रयोग होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। भारत में महंगाई दर नापने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन में बताया जाएगा कि किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 सही। ठीक है, तो डब्ल्यूपीआई समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। देखिए, डब्ल्यूपीआई में बस इतना अंतर है कि भाई इसमें जो है डब्ल्यूपीआई होलसेल, ठीक है, यानी कि जहां उत्पादन हो रहा है उस स्तर पर चेक किया जाता है, उत्पादन स्तर पर वस्तुओं की कीमतों को चेक किया जाता है, उत्पादन स्तर पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि होलसेल है, आप तो सभी जानते ही होंगे, थोक मूल्य सेल वगैरह लगी होती है, भाई थोक मूल्य पे जो है आपको होलसेल प्राइस पे जो है आपको ड्रेस उपलब्ध है, तो आप लोग खुशी खुशी जाते हैं, हाँ चलो सस्ता मिलेगा। तो वही है, क्योंकि उत्पादन स्तर पे इसमें टैक्स वगैरह जो है नहीं जुड़ा होता, ध्यान रखिएगा, टैक्स नहीं जुड़ा होता है। ठीक है, उत्पादन स्तर पर ही चेक हो रहा है, टैक्स तब लगता है जब वो मार्केट में आती है बिकने के लिए वस्तु। आगे बढ़ते हैं अब हम। आरबीआई तथा भारत सरकार द्वारा देश की महंगाई की माप के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो वही कुछ जो डब्ल्यूपीआई में दिया गया था क्वेश्चन, वो स्टेटमेंट, उसका एग्जैक्ट आंसर ये है, सीपीआई कंबाइंड। तो भारत सरकार जो है या आरबीआई जो है भारत में महंगाई नापने के लिए सीपीआई कंबाइंड का इस्तेमाल करती है। सीपीआई होता है कंज्यूमर, कंज्यूमर, ठीक है, यानी कि उपभोक्ता। डब्ल्यूपीआई किस पे था? उप उत्पादन स्तर पर, उपभोक्ता। ये जो है कंज्यूमर, यानी मार्केट में चेक हो रहा है, मार्केट में सामान आ गया, टैक्स टूक्स लग गया, ठीक है, और तब जो है वस्तु को जो है वस्तु की कीमत में वस्तु की कीमत में कमी या ज़्यादा ये नापा जा रहा है, भाई कमी हो रही है या फिर बढ़ोतरी हो रही है। तो इसे कहा जाएगा सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस, PRICE, प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई कंबाइंड। कंबाइंड अभी आगे समझाया जाएगा। अब सीपीआई कंबाइंड के संदर्भ में सही कथन बताना है आपको। इसका आधार वर्ष 2012 है। आधार वर्ष का कंसेप्ट अभी मैंने बताया ही लास्ट, तो ये सही स्टेटमेंट है, आधार वर्ष इसका 2012 है। ठीक है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें वस्तुओं को भी शामिल किया जाता है, सेवाओं को भी, सर्विसेज को, यानी आईटी, होटल, हॉस्पिटल, ये सबको शामिल किया जाता है इसमें। डब्ल्यूपीआई में शामिल नहीं किया जाता। अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था, डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज शामिल नहीं है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज शामिल नहीं है, लेकिन सीपीआई में जो है वस्तु और सेवाएं शामिल की जाती हैं। अब सीपीआई में जो कंबाइंड का मतलब क्या है? कंबाइंड का मतलब है सीपीआई अर्बन, यानी कि शहरी क्षेत्र, और सीपीआई रूरल, ग्रामीण क्षेत्र, इनका संयुक्त रूप है। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और इसी के द्वारा आपको ये सीपीआई कंबाइंड का पूरा स्टेटमेंट, पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया है। इसके बारे में जो जो कथन सही है, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब हैं यहाँ पर, यानी कि इसका उपयोग भारत सरकार द्वारा देश में महंगाई मापने के लिए किया जाता है।
इसका आधार वर्ष 2011-12 है। इसमें वस्तु और सेवाओं को शामिल किया जाता है और ये जो है अर्बन और रूरल का संयुक्त रूप है। तो सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। अब इसमें ये दिया गया है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है ये भी समझ ही लेते हैं थोड़ा सा। कोर इन्फ्लेशन होता है, देखिए सीपीआई कंबाइंड जो है इसमें जोड़ा जाता है फूड। तो देखिए मैंने ये बताया कि भाई कीमतें जो है किसी चीज की तो ली जाएंगी, फूड भी जोड़ लिया जाता है सीपीआई में। फूड ले लिया गया, फ्यूल ले लिया गया, ईंधन, ईंधन की कीमतों में क्या वृद्धि हो रही है, और जो है कुछ इसमें जो है नशीली वस्तुएं भी शामिल की जाती है, यानी तंबाकू, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सब शामिल किया जाता है। जो भी उपभोक्ता उपयोग करता है तो उनकी कीमतों में जो वृद्धि होती है उनको जो है नापा जाता है इसमें। बीड़ी, सिगरेट, सर्विसेज, यानी होटल, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें जो है इसमें शामिल की जाती हैं सीपीआई में। अब जब हमें कोर इन्फ्लेशन नापनी होती है, ठीक है, अच्छा इसमें कपड़े, जूते, ये सब भी शामिल होता है, कपड़े, जूते, ठीक है। तो फूड, फ्यूल, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, सेवाएं यानी होटल, हॉस्पिटल, आईटी, ये सब, कपड़े, जूते, ये सब शामिल होता है सीपीआई में। कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, फूड और फ्यूल इनको हटा दिया जाता है, क्योंकि तो समझा ही जाता है कि भाई खाना और जो कपड़े वो फ्यूल है वो महंगा होगा ही होगा, तो इनको हटा दिया जाता है। बाकी सब जो बचता है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, सर्विसेज, इन कप और कपड़े, जूते, इन सबको जो है इन सबको नापा जाता है। तब जो सर वो निकलती है इन्फ्लेशन, उसे कहा जाता है कोर इन्फ्लेशन। यानी कि ध्यान रखिए कि यानी कि अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो क्या है, तो कोर इन्फ्लेशन वो है जिसमें खाद्य पदार्थ यानी कि खाना पीना और ईंधन शामिल नहीं किया जाता, यानी को इनकी महंगाई या इनकी कीमतों में वृद्धि वगैरह नहीं नापी जाती, उसे कहा जाता है कोर इन्फ्लेशन। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरबीआई तथा केंद्र सरकार द्वारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्फ्लेशन टारगेटिंग यानी कि कितनी इन्फ्लेशन होनी चाहिए, ऐसा जो है आरबीआई और केंद्र सरकार जो है डिसाइड कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में वर्ष 2026 तक महंगाई दर को 4 ± 2% यानी कि 4 तो होनी ही चाहिए, मतलब एक 4 आदर्श स्थिति है, ±2 का टॉलरेंस रखा है, यानी कि 2 भी हो सकती है। 4 में अगर देखिए 4+2 और 4-2, ये इसका ये मतलब है 4% ±2 का। तो इसका मतलब ये होगा कि 6% अगर है तो वो भी ठीक स्थिति है, 2% है तो वो भी ठीक स्थिति है। इतना जो है हम महंगाई दर जो है इतनी इसके बीच में रहनी चाहिए हमारी, यानी कि 6% और 2% के बीच में होनी चाहिए महंगाई दर हमारी। यही जो है आरबीआई का और केंद्र सरकार का प्रयास रहेगा। ये क्वेश्चन है सीधा सीधा, ठीक है, कि यार इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है कितनी रखी गई है, 4 ± 2%, और कब तक के लिए है, 2026 तक के लिए, ताकि आर्थिक विकास भी होता रहे। ऐसा ना हो कि बस आर्थिक विकास जो है रुक जाए बिल्कुल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आर्थिक विकास भी जरूरी है और महंगाई पर नियंत्रण भी जरूरी है। लोग भुखमरी से ही न मर जाएं, महंगाई पर नियंत्रण भी जरूरी है। ठीक है, तो दोनों चीजें एक साथ साधी जाएं, ये भी और ये भी। तो इसीलिए जो है रखा गया कि 6% और 2% के बीच में रहनी चाहिए महंगाई दर। आगे है, इसके लिए सूचकांक सीपीआई कंबाइंड है। तो बिल्कुल ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि भारत में जो है महंगाई नापने का सूचकांक है सीपीआई कंबाइंड। तो दोनों कथन सत्य हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ध्यान रखिए, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि ये सब कीजिए ताकि मैं अभी मोटिवेटेड रहूं। तो देखिए, हम सबको मोटिवेशन या पॉजिटिव रिस्पॉन्स की आवश्यकता होती है। तो मोटिवेशन जो है वो ज़रूरी है सबके लिए। मैं आपके लिए मोटिवेशन की क्लास भी लेकर आऊँगा जल्दी ही। ठीक है, आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं अभी जो है मोटिवेटेड बना रहूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।